देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोला। चुनावी प्रदेश उत्तराखंड में लगातार जो प्रसार हो रहा है लगातार चल रहा है और तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है कैलाश पंत, जो कि पूर्व में आरएसएस प्रचारक भी रहे हैं, वहीं अब पूर्व संगठन एवं दर्जा राज्य मंत्री वो हैं। उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। जी नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा है, चुनावी प्रदेश उत्तराखंड है, चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं बीजेपी की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है जी। हमारा एक चुनाव समाप्त होता है तो हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जी। जैसे ही 2017 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ, हमारी सरकार बनी, हम तभी से अगले चुनाव की तैयारी में लग गए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो सक्रिय हो गया तब काम करेगा। हमारे पूरे यानी 5 साल के भी कार्यक्रम तय रहते हैं कि कब कौन से कार्यक्रम करने। हमारे यहाँ मोर्चा बड़ा एक्टिव रहता है, हमारे यहाँ प्रकोष्ठ एक्टिव रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी बड़ी एक्टिव रहती है, जिले और मंडल, यहाँ तक कि न्याय पंचायत, और हम जो है नीचे जो हमारी प्रारंभिक इकाई है बूथ, और वहाँ तक भी हमारे कार्यक्रम जो है, हमारा कार्यकर्ता जो है चुनाव के लिए तैयार रहता है। जी। वहीं सर, आप रानीखेत विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2002 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनता पार्टी में मेरे को एज ए संगठन मंत्री भेजा गया उत्तराखंड, और हमने बहुत काम किया नीचे मंडल, और मंडल से नीचे जो मैंने कहा कि न्याय पंचायत तक हमने वर्किंग खड़ी की। और मैं लगातार पार्टी का काम करता हूँ। अनेकों जिलों का मुझे प्रभारी बनाया मेरी पार्टी ने, मैंने उस दायित्व का भी निर्वहन किया। अनेकों राज्यों में मुझे चुनाव के लिए भेजा, मैंने उसका भी निर्वहन किया। मुझे मोर्चा प्रकोष्ठों का प्रदेश का प्रभारी बनाया, मैंने वो भी उसका भी निर्वहन किया। मुझे मेरी पार्टी ने सम्मान के तौर पर मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया, मैंने उस काम को भी, जितना मुझे करना था मैंने उस काम को भी किया। यदि आज मेरी पार्टी चाहती है कि रानीखेत से मुझे टिकट देना चाहती है तो मैं उनकी उस बात को स्वीकार करूंगा और चुनौती को स्वीकार करते हुए पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक है और तमाम बीजेपी नहीं बल्कि और भी पार्टियां जो है जिन्होंने कमर कस ली है, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। वहीं रानीखेत विधानसभा से आपको क्या लगता है कि आपको टक्कर देने वाली कौन सी पार्टी है? कोई लगता है कि कोई आपको टक्कर दे सकता है वहाँ पे? देखो, ऐसा है, हर पार्टी अपनी तैयारी करती है, हर पार्टी में लोग होते हैं जी, जो चुनाव लड़ते हैं। अभी मैंने किसी का आकलन तो नहीं किया, मैं सिर्फ इतना मान के चल रहा हूँ कि मुझे क्या तैयारी करनी है, मुझे किस प्रकार से विपक्षी पर हावी होना है, किस प्रकार से उसको परास्त करना है, किस प्रकार से अपने को आगे साबित करना है। मेरा ध्यान उसी तरफ है और मैं लगातार पिछले 2-2.5 साल से रानीखेत विधानसभा के गांव-गांव तक जा रहा हूं। वहां की जो समस्याएं लोगों की, मूलभूत जो उनकी आवश्यकता हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, विद्यालय, तो उस दिशा में मैं लोगों से बैठ के बात करता हूं, उनकी जानकारियां लेता हूं। और जब मैं देहरादून आता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता हूं, संबंधित विभागों से मिलता हूं, मैं उस समस्या का निदान यहां आकर करता हूं। और ऐसे अनेकों गरीब लोग हैं जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जो आर्थिक सहायता कोष है उससे उनको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अनेकों लोग बीमार हैं, उनको पैसा चाहिए। अनेकों घरों में गरीब कन्याओं का विवाह होता है, तो उसके लिए भी जो सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी से हो सकती है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ। आज मैंने ऐसे लगभग 3200 जो वहाँ परिवार हैं उन लोगों की आर्थिक सहायता भी कराई है। और जहाँ मुझे लगता है कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, मैं उस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ या जो उसके सचिव हैं उनसे मिलकर उसका निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक चुनौती का प्रश्न है, मैं सोचता हूँ मैं स्वयं अपने लिए चुनौती हूँ, मेरे लिए वहाँ कोई चुनौती नहीं है। मैं सब अपने लिए स्वयं चुनौती हूँ, तो मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। मैं विरोधी को भी कम नहीं हाँकता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि विरोधी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, किंतु मेरा प्रयास ये कि कितना बड़ा विरोधी है मैं उसको जो है परास्त करूँगा। और वहाँ की जनता के सहयोग से, वहाँ के अपनी पार्टी के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से निश्चित तौर पर यदि मेरी पार्टी मुझे वहाँ से विधायक का टिकट देती है, मैं चुनाव जीत कर आऊँगा। जी सर, आपने कहा कि आप जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। वहीं इस बार बीजेपी का मूल एजेंडा क्या होगा जनता के बीच जाने का, कि जनता उन पर विश्वास जताए और फिर से बीजेपी का साथ दे? देखिए, पिछले इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों काम किए हैं। जी।
उत्तराखंड में। विपक्ष बोले कुछ भी बोले, कोई विषय नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनका वो कहते कि एक ऐसा उत्तराखंड मैं चाहता हूँ 2025 तक जो हर प्रकार से संपन्न हो। यानी ये देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उत्तराखंड के बारे में इतने चिंतित रहते हैं और उत्तराखंड में आज अनेकों योजनाएं उन्होंने दी हैं। हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं, आज लोगों ने तो नारा भी लगा दिया, युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व। और उस दिशा में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की एक क्लियर सोच है, एक क्लियर कॉन्सेप्ट है उनका, एक क्लियर विजन है। उस विजन के आधार पर आज वो उत्तराखंड के विकास में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में इस देश की प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता सौंपेगी। अगर उत्तराखंड की बात सर करें हम, तो उत्तराखंड में अभी तक 2 ही पार्टियां दिखाई दी है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी है वो भी उत्तराखंड में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है, उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जो भोली भाली जनता है वो गरीब जरूर होगी, किंतु ईमानदार है। वो किसी के प्रलोभन और लालच में आने वाली नहीं है। तो वो कितना ही लालच देते हैं, कितना ही पैर पसारने की कोशिश करें उत्तराखंड में, तो आम आदमी पार्टी का वजूद और अस्तित्व यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूँ, मैं तो यदि आपसे सही कहूँ, हम तो टकरार कांग्रेस से भी नहीं मान रहे। कांग्रेस की 11 सीटें हैं। जिस प्रकार का कांग्रेस का जो उन्होंने भूमिका अदा करनी चाहिए थी विपक्षी, वो इन 5 सालों में कर भी नहीं पाए, क्योंकि करने के लिए कुछ था भी नहीं उनके पास। और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में इकाई के अंक में सिमट न हो जाए उत्तराखंड में। सर, कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रदेश में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत से जो बीजेपी के लोग हैं वो कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। ऐसा नहीं, अनेकों कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं जी। क्योंकि उस समय कभी कभी क्या होता है, कुछ स्वार्थी लोग हर जगह होते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं, इसलिए वो कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं। उससे कोई पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं सर, अगर उत्तराखंड में जो विपक्ष पार्टी है वो इन मुद्दों को उठा रही है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनका कहना है कि उत्तराखंड में अभी भी रोजगार नहीं है, युवा सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक तो आपको ये बता देता हूँ, अभी हमने 26,000 जो है वैकेंसियाँ निकाली है जी। और हमने जो अभ्यर्थी उसके लिए आवेदन करेगा उसमें उसको 1 साल की छूट दे रखी है। यदि ओवर एज हो रहा है तो उन्हें 1 साल बढ़ाई है उसकी। और यही नहीं, हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आवेदन का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार मिले। कांग्रेस इस बात को यदि बोलती है, वो जहाँ उनके अपने सरकारें हैं वो वहाँ पहुँच जाके देखिए कि वहाँ का बेरोज़गारी का जो है रेशो कितना बड़ा है। सर, आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जो है कह रही है कि अगर सत्ता में आती है तो उत्तराखंड को फ्री बिजली देगी, रोजगार देगी। और बीजेपी सरकार पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि अभी तक उत्तराखंड में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ भी आपने घोषणा पत्र में डाल दे, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना ही नहीं है। वो तो ये कह दे कि हम सोने के महल बना देंगे, हम जो है गांव-गांव तक हाईवे बना देंगे। वो कुछ भी बोल सकती, क्योंकि उसको सत्ता में आना ही नहीं है। वो हम बिजली दे देंगे, 300 यूनिट में बिजली फ्री देंगे, ये उसके सिर्फ लुभाने नारे हैं। वो किसी प्रकार अपने अस्तित्व को यहाँ पर जमाना चाहती है और मालूम है कि उसका चित्र और चरित्र क्या है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उन्होंने अपना चित्र और चरित्र क्या दिखाया है। जिन लोगों को उन्होंने कहा है कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, आज उन लोगों के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं वहाँ। सर, अंतिम संदेश आप जनता को क्या देना चाहेंगे? चुनावी प्रदेश है, किस आधार पर जनता वोट दे, किस पार्टी को चुने? देखो, उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। मैंने प्रारंभ में भी इस बात को कहा है। उत्तराखंड की जनता से मैं अपील क्या कर सकता हूँ, वो स्वयं समझती है। जो विकास के बारे में सोचेगा, जो इस देवभूमि के अस्तित्व को बचाने का काम करेगा, जो इस प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेगा, और उसको वो वोट देगी। और इन सब में भारतीय जनता पार्टी आगे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक विज़न है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के, हमने क्या भी है कि जो पंचायत स्तर पर हम जो है बड़े बड़े काम करना चाह रहे हैं, और उस दिशा में हमारा ब्लूप्रिंट भी तैयार है
इन 5 सालों में भी हमने किया और अगले 5 सालों में धरातल में सब कुछ दिखाई देगा। और इसलिए मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके हित की वाली पार्टी है, आपके बारे में अच्छा सोचने वाली पार्टी है। किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, सबके बारे में जो है एक अच्छा निर्णय लेती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी बनाएं और निश्चित तौर पर एक आदर्श उत्तराखंड का निर्माण 2025 तक हो पाएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे कैलाश पंथी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार जो है लगातार जनता के लिए कार्य कर रही है और जनता भी बीजेपी सरकार को आगे मौका देगी, एक बार और मौका देगी, क्योंकि एक बीजेपी सरकार ही है जो लगातार जनता के हित के लिए कार्य किए जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो